स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 25 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। जो सर ये डिस्कशंस करते हैं वो कुछ समय के लिए अनअवेलेबल हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ये सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पहला आर्टिकल, 4 इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका की नेवी के द्वारा आरोपित तौर पर जान से मार दिया गया। इस बारे में ये पूरा आर्टिकल है। ये आर्टिकल ईरान के मुद्दे के ऊपर है, यूएसए का क्या अप्रोच अब होना चाहिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि आरबीआई ने प्लान किया है कि वो एनबीएफसीज के लिए 4 टियर्ड रेगुलेशंस लेकर आएंगे। जानेंगे पूरा मामला क्या है। यहाँ पर इशू रेस किया गया है कि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो स्मॉल फार्मर्स को अभी भी नहीं मिल रहा है। इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल शिपिंग सेक्टर के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल जो कि यूएसए और ईरान के संबंधों के बारे में है। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखिए, जब तक यूएसए और ईरान के बीच के जो संबंध हैं वो बेहतर नहीं हो जाते, तब तक दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो मायर्ड रहेंगे, यानी कि दिक्कतों में फंसे रहेंगे। यूएसए के नए प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। उनके सामने कई तरीके के चैलेंजेस हैं, देश के भीतर भी और बाहर भी। फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो चाइना और रशिया के साथ इक्वेशंस सही करें, अच्छे तरीके से सेट करें। एट द सेम टाइम यूएसए के जो पुराने अलाइज हुआ करते थे लाइक यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं संबंधों में तल्खी लाई है। उसे भी बैलेंस करने की जिम्मेदारी अब जो बिडेन के सामने ही होगी। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी ईरान का होगा कि ईरान के साथ संबंधों को किस प्रकार से सही किया जाए, ताकि जो एनर्जी रिच गल्फ रीजन है वहां पर टेंशंस को कम किया जा सके। जो बिडेन के जो टॉप अपॉइंटीज हैं फॉरेन पॉलिसी में, उनमें वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने 2015 में जब ईरान के साथ जेसीपोआ साइन किया गया था तो उन्होंने उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था या फिर उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो संभावना ये है कि जेसीपोआ पर फिर से बातचीत होगी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं जेसीपोआ यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था क्या। इसे पॉपुलरली ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे 2015 में ऑस्ट्रिया के वियना में साइन किया गया था P5+1 के द्वारा। P5 का मतलब है कि जो 5 यूएन की इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, वीटो जिसके पास अवेलेबल है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और +1 में आता है जर्मनी। एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन भी ओवरऑल इसकी पार्टी रहा। जो जेसीपोआ है, इसमें ईरान इस बात पर सहमत हुआ कि वो मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम एलिमिनेट कर देगा अपने देश से, और जो लो इनरिच्ड यूरेनियम है 98% तक उसका जो स्टॉक पाइल है उसे कम कर देगा। एट द सेम टाइम आने वाले 13 सालों में जो गैस सेंट्रीफ्यूज हैं उनके नंबर्स को भी 2/3 तक कम कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनरिचमेंट में किया जाता है। वो इस बात पर भी एग्री हुआ था कि जो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हें IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ओवरसी में रख दिया जाएगा। वो देख रेख कर सकते हैं कि हाँ वो रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये पूरा एक एग्रीमेंट तैयार हुआ था इन कंट्रीज के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन मई 2018 में ट्रंप ने एक तरफा तौर पर यूएसए को जेसीपोआ से बाहर कर लिया, ये कहते हुए कि ये जो डील है ये अच्छी नहीं है। जो ईरान है वो लगातार जो आतंकवादी समूह हैं हमास और हिजबुल्लाह, उन्हें समर्थन देता रहता है, और ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो डेवलपमेंट है उसे काफ़ी तेजी से कर रहा है, जिसे 2030 तक फेज आउट करना है। ये 15 साल का जो समय दिया गया है ये बहुत ज़्यादा है। जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो ईरान को तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। एट द सेम टाइम इस प्रकार के प्रतिबंध भी ईरान को स्वीकार करने होंगे कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा। इन सभी मुद्दों पर जो तल्खी बनी, ट्रंप का यह भी कहना था कि जो रीजनल अलाइज के खिलाफ प्रॉक्सीज चलाता है ईरान, उसे भी ईरान को रोकना होगा। इन सभी तल्खियों की वजह से जो ट्रंप थे उन्होंने जेसीपोआ को पूरी तरीके से यूनिलैटरली उन्होंने खारिज कर दिया और वो इसके बाहर आ गए। फर्दर ईरान के ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस भी इम्पोज कर दिए गए। काफ़ी लंबे समय तक इंतजार किया गया ईरान के द्वारा कि जो बाकी के यूरोपियन सिग्नेटरीज हैं वो परसुएड करेंगे यूएसए को कि वो वापस से जेसीपोआ पर आ जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। चूंकि यूएसए काफ़ी प्रभावी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ईरान ने फाइनली 2019 में डिसाइड किया कि जेसीपोआ में जो यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट्स उसने डिसाइड करी थी खुद के लिए, अब वो उन्हें ब्रीच करेगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट है ही नहीं तो उसका मतलब क्या है। और धीमे धीमे उसने एनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है उसे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो एग्रीमेंट में परमिट नहीं किया गया था।
कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो IAEA ने प्रस्तुत किए, नवंबर 2020 को जो एस्टिमेशन आया है उसके मुताबिक जो ईरान का स्टॉक फाइल है लो एनरिच्ड यूरेनियम का, वो 2442 केजीज तक पहुंच चुका है, जो कि परमिटेड लिमिट से 8 गुना ज़्यादा है। जो ट्रंप की पॉलिसी थी कि वो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करेंगे ईरान के ऊपर, बजाय उसके इसका पूरा दाव उल्टा ही पड़ा है। ईरान और ज़्यादा एग्रेसिव होता गया है। उनका प्रयास ये था कि एडिशनल प्रेशर जनरेट किया जाए, लेकिन फ़ायदा कुछ मिला नहीं, बल्कि इसने एडिशनल प्रेशर जनरेट कर दिया है अब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो ये जो पूरा सिनेरियो बना है उसे कैसे वो रिवर्स करेंगे और सिचुएशंस को इंप्रूव करेंगे। वर्तमान का स्टैंड क्या है यूएसए का, क्या है ईरान का? देखिए, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात पर सहमत है कि ईरान के साथ वो डिप्लोमेसी के साथ डील करेंगे, ना कि सैंक्शंस के साथ। मिस्टर बिडेन ने अपनी पोजीशन को रीअफर्म करते हुए ये भी बोला कि वो चाहते हैं कि यूएसए JCPOA पर वापस जाए, अगर ईरान भी ऐसा ही करता है तो। अगर बात ईरान की करते हैं तो ईरान कहता है कि वो जो JCPOA एग्रीमेंट है उसे मानने को तैयार है, गिवन दैट जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपोज किए थे उन्हें हटा लिया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि यूएसए और ईरान दोनों फटाफट इस पूरे एग्रीमेंट पर वापस चले जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। ये इतना आसान नहीं है। इसमें कई तरीके के चैलेंजेस हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए उनका भी विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। यूएसए JCPOA पर वापस तो जाना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहेगा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को कट करे और अपने रीजनल एम्बिशंस को भी घटाए। यूएसए और उसके अलाइज के साथ जो उसका कन्फ्रंटेशन है, लाइक इजराइल और सऊदी अरबिया, उसे भी वो कम करे। ईरान की अगर हम बात करें तो वो भी ये चाहता है कि जो ईरान की ये JCPOA का जो पूरा एग्रीमेंट साइन किया गया था, इट्स जस्ट अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसका मिसाइल प्रोग्राम या रीजनल पॉलिसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। रीजनल पॉलिसी और मिसाइल प्रोग्राम में वो अभी भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ऐसा ईरान का स्टैंड है। ईरान जो उसकी वेस्ट एशियन पॉलिसी है उसे भी चेंज करने को तैयार नहीं है, जो यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं वो प्रॉक्सी मिलिशियास को ट्रेन करते रहते हैं, जो सीरिया में असद रजीम को मदद करते हैं, और असद रजीम यूएसए सपोर्टेड अपोजिशन फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। ये तब की बातें हैं। जो ईरान है वो वर्तमान की स्थिति में हथियार और पैसे देता रहता है इजराइल के खिलाफ काम करने वाले लेबनीज हिजबुल्लाह को। ईरान यमन में हाउती रेबल्स का प्रिंसिपल सपोर्टर है। वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और जो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर भी हमला करते हैं ईरान के द्वारा सप्लाई किए गए ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से। जो ईरान है वो शिया मिलिशियास को भी ट्रेन करता रहता है और हथियार देता रहता है इराक में, जो अमेरिका की पॉलिसीज को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर यूएसए सैंक्शंस हटाएगा तो वो चाहेगा कि इन सभी फ्रंट्स पर जो ईरान है वो कोऑपरेट करे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान में अब कुछ हार्डलाइनर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अगर ईरान JCPOA पर वापस आएगा तो उसकी शर्त यह रहेगी कि भविष्य में यूएसए यूनिलैटरली उसके बाहर ना जाए। देखिए, JCPOA को साइन करने में मिस्टर जरीफ जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी का की रोल था, जबकि उस समय जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खोमैनी, वो इसके बहुत समर्थन में नहीं थे। उस समय की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने जैसे तैसे अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका पीछे हटा, इन सभी लोगों को रूहानी के खिलाफ एक्टिविटीज करने का या ज्यादा सख्त रवैया अपनाने का मौका मिल गया। इससे यह क्लियर हो गया कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि ईरान में रिजीम चेंज करना है। हालांकि अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूहानी महज एक लेम डक प्रेसिडेंट है। वो अपना 2 टर्म पूरा कर चुके हैं, 2013 से 17 और 17 से 21 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ईरान में जो प्रेसिडेंट है वो केवल 2 बार ही इलेक्ट हो सकता है, तीसरी बार नहीं। अब इसके बाद जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे वहां पर जो हार्डलाइन कंजर्वेटिव फैक्शन है उसे काफी ज्यादा जीत हासिल हुई, जिन्हें प्रिंसिपलिस्ट कहा जाता है, उनका डोमिनेशन है। संभावना यह भी है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें यही हार्डलाइनर्स सरकार में भी आएंगे और तब JCPOA पर वापस जाना इतना आसान नहीं होगा। अभी यह चाहिए कि जो बिडेन है वो अच्छे संबंध स्थापित कर लें वर्तमान सरकार के साथ, ताकि जो मिस्टर रूहानी हैं वो एक मॉडरेट पोजीशन में आ जाएं, उनकी स्थिति इतनी खराब ना रहे। जो नए रेडिकल
ईरानियन हैं वो JCPOA पर वापस जाने को लेकर एक फुल प्रूफ क्लॉज चाहेंगे ताकि यूएसए एक तरफा रूप से इससे वापस ना जा सके। एट द सेम टाइम इस संबंध में एक लेजिस्लेशन भी पास कर दिया गया है ईरानियन पार्लियामेंट के द्वारा कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट तब तक जारी रखेंगे जब तक यूनाइटेड नेशंस और जो यूनाइटेड नेशंस इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें नहीं आने देंगे, जब तक कि सैंक्शंस रिमूव ना कर दिए जाएं। और इसके लिए फरवरी 2021 तक की टाइम लिमिट भी सेट की गई। अब देखिए यहां पर ये एक्सपेक्टेशन भी है कि जो यूएसए की कांग्रेस है वो इतनी आसानी से JCPOA पर वापस नहीं जाने देगी यूएसए को, जब तक कि कुछ रेस्ट्रेंस ना इंपोज कर दिए जाएं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और ईरान अपनी वेस्ट एशिया की पॉलिसी में बदलाव ना करे। कुल मिला के इतना ईजी नहीं है कि वापस से दोनों JCPOA पर चले जाएंगे और इस एग्रीमेंट को वापस से फॉलो किया जाने लगेगा। अब यहाँ पर अमेरिका के जो लीडिंग रीजनल अलाइज हैं इजराइल और सऊदी अरेबिया, वो भी इसका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स इतनी कम नहीं है। अब समय आ चुका है कि डिसीजन लिया जाए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अगर वो इन मल्टीपल हर्डल्स को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के साथ एक एग्रीमेंट पर पहुंचना होगा ताकि वो वहां पर जो हार्डलाइनर्स हैं उन्हें डोमिनेट ना होने दें और भविष्य में जो हॉस्टिलिटी है यूएसए और ईरान के बीच में वो कम हो जाए, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी ना बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि अब एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। अब देखते हैं अपना अगला आर्टिकल जो कि एग्री क्रेडिट के बारे में है। आप इसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं, जबकि सब्सिडाइज्ड रेट पर जो लोन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल अभी देखिए जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर है, इस पर बातचीत हो रही है। क्रॉप लोन्स को डाइवर्सिफाई किया गया है स्मॉल फार्मर्स के लिए ताकि वो उनकी इनकम को इंक्रीज कर सके। लेकिन ये जो एजेंडा रहा ट्राइड का, यानी कि सेंटर का, स्टेट का और आरबीआई का पिछले एक दशक से, इसका कुछ खास फायदा हमें स्मॉल फार्मर्स को दिख नहीं रहा। क्रेडिट का वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन एग्रीकल्चर में जो छोटे किसान हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसा क्यों है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हर साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट लिमिट को बढ़ाती रहती है ताकि छोटे किसानों को लोन मिले या फार्मर्स को लोन मिले। फरवरी 1 बजट डे होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक बार फिर से एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट सेट करेंगे 2021-22 के लिए। पास्ट में ये कितना इंक्रीज हुआ है एक बार ओवरव्यू लीजिए। 2011-12 में ये टारगेट 4.75 लाख करोड़ का हुआ करता था, जहां अब ये बढ़कर 15 लाख करोड़ का हो गया है, जिसमें 21,175 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है। जो एग्रीकल्चर सेंसस आया 2015-16 का, उसमें यह कहा गया कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हाउस होल्ड्स हैं उनकी संख्या 12.56 करोड़ है, जो कि देश की टोटल 86.1% होल्डिंग को कवर कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो 500% तक बढ़ गया है, लेकिन वो इन 12.56 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो नंबर है उसके 20% तक भी नहीं पहुंचा है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोन, ये क्रेडिट जा कहां रहा है? बैंक्स अपने टारगेट पूरे कर लेते हैं, सरकार का टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन छोटे किसानों को लोन नहीं मिलता। तो पैसा जाता कहां है? कई सारे कारण हैं इसके पीछे। पहली बात तो एग्री क्रेडिट बढ़ने के बावजूद 95% जो ट्रैक्टर्स हैं या अदर एग्री इंप्लीमेंट्स हैं उन्हें अभी भी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के क्रेडिट पर ही बेचा जाता है, खरीदा जाता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट 18% का है, यानी कि 1.5% पर मंथ का, जबकि बैंक्स का जो क्रेडिट होता है वो महज 11% का होता है। लेकिन स्मॉल फार्मर्स तक इसकी रीच नहीं है। सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भी अभी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के जिनके पास लोवेस्ट लैंड होल्डिंग है उन्हें लोन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्वेश्चन किया था कि लगभग 15% जो सब्सिडी है केवल वही उन तक पहुंच पाती है। जो 79% ये सब्सिडी है वो ऐसे हाउस होल्ड को मिलती है जिनके पास बड़े साइज के लैंड है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा की, क्योंकि जो लोन दिया जाता है उसमें 4 से 7% का ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, बाकी सरकार सब्सिडाइज कर देती है। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे किया गया था एनएसएसओ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत यह सर्वे हुआ था। इन्होंने
ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल लोन है वो राइज तो किया है, लेकिन इसका राइज करने का दर ये है कि जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन है उसे उतना ज्यादा लोन मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि ऐसे लोन्स पर सब्सिडी मिल जाती है और ये लोन्स ज्यादातर एग्री बिजनेस कंपनीज ले रही हैं, ना कि छोटे किसान। आरबीआई ने एक कैप तो सेट किया है कि 18% जो क्रेडिट है, लोन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए। 4.5% इनडायरेक्ट लोन के फॉर्म में जाना चाहिए। जैसे आप फर्टिलाइजर लेने जाते हैं तो जो फर्टिलाइजर का ट्रेडर है वही आपको लोन दिलवा देता है। लाइक आप बाइक या कार लेने जाते हैं तो वो बाइक या कार का जो शोरूम होता है वही आपको वहां से सारा पेपर वर्क करके लोन दिलवा देता है। इट इज द काइंड ऑफ इनडायरेक्ट लोन। लेकिन अक्सर जो बैंक्स हैं वो इस लिमिट को ब्रीच करते हैं, फॉलो नहीं किया जाता। 2017 में 53% जो एग्रीकल्चर क्रेडिट था जो नाबार्ड ने महाराष्ट्र को दिया था, जो भी क्रेडिट दिया गया था उसका 53% जो अलोकेशन हुआ है वो मुंबई सिटी और सब अर्बन एरियाज में हुआ है, जहां पर एग्रीकल्चरलिस्ट तो है ही नहीं, केवल एग्री बिजनेसेस चलते हैं। मतलब ये लोन जो जा रहे हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के नाम पर एग्री बिजनेसेस को जा रहे हैं। आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने एक रिव्यू किया था 2019 में। उन्होंने कई तरीके की इनकंसिस्टेंसीज पाई। कई सारे स्टेट्स जहां पर जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उससे ज्यादा तो लोन बांटा गया, मतलब आउटपुट बिल्कुल नहीं निकल रहा है। इससे यह क्लियर होता है कि जो क्रेडिट किसानों को मिलना चाहिए वो डाइवर्ट हो रहा है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से, और वही लोन घूम कर किसानों के पास पहुंचता है जहां पर उन्हें 36% तक ब्याज चुकाना पड़ता है पर एनम के बेसिस पे, यानी कि 3% पर मंथ, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इवन जो नए फार्म लॉज अभी आए हैं वहां पर भी इस प्रकार की समस्याओं का कोई निदान नहीं दिया गया है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इंपावर करना होगा, उन्हें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देकर, ताकि हम ये जो सब्सिडाइज्ड क्रेडिट का ये पूरा ट्रैप है उससे बाहर निकलें। उन्हें सीधे सीधे हम पैसे दें ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सकें। जो एग्री क्रेडिट सिस्टम है वहां पर हमें ज्यादा क्रॉप लोन्स देने चाहिए ऐसे एफपीओस को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, जहां पर स्मॉल फार्मर्स पार्टिसिपेट करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर छोटे छोटे किसान मिलकर प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं। मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है, 89.1% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो मोबाइल से ही लोन ले सकें। ये जो मोबाइल है, जो एप्लीकेशंस हैं, वो लैंड डेटा के साथ लिंक्ड रहें, आसानी से पता चल जाए कि किस किसान के पास कितनी जमीन है और उसके बेसिस पर आसानी से छोटे किसानों को लोन दिया जा सके। इससे समय बचेगा क्योंकि वो लैंड रिकॉर्ड को सर्टिफाई करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम हमें लैंड लीजिंग फ्रेमवर्क को भी बेहतर करना होगा ताकि ऐसे किसान जो लीज पर लैंड लेकर किसानी करते हैं उनके लिए बेहतरी आ जाए। हमें एक नेशनल लेवल एजेंसी को भी तैयार करना होगा ताकि हम एग्रीकल्चर क्रेडिट रिफॉर्म करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में एक कंसेंसस बिल्ड कर सकें। तो ये रहा हमारा ये पूरा आर्टिकल। अब देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि शिपिंग सेक्टर के बारे में है। इसे आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखिए, जो मेजर इकोनॉमीज हैं दुनिया की, वहां पर शिपिंग सेक्टर का बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें समंदर को, सीज को कंट्रोल करना एक बड़ा इनिशिएटिव है। चाइना बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ज्योग्राफिकली चाइना उतना ब्लेस्ड नहीं है जितना कि इंडिया, क्योंकि वहां पर कई तरीके के क्लाइमेट हैं और कोस्ट लाइन उसे केवल ईस्ट में मिलती है, जबकि इंडिया को 3 साइड से मिलती है। लेकिन फिर भी जो टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स हैं उनमें से 7 आपको चाइना में मिलेंगे। ये इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल की। 16वीं शताब्दी के आप पहले जाएंगे तो इंडिया और चाइना लगभग इक्वल कंपटीशन में थे। इनफैक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इंडिया ने हमेशा से चाइना से बेहतर मैरीटाइम सुप्रीसी अवेल करी है पूरी दुनिया में। कॉलोनियल पीरियड में भी जो अंग्रेज थे उन्होंने शोर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा रखा था, रोल रेट कनेक्टिविटी बेहतर करी थी ताकि उनका व्यापार अच्छा चले। लेकिन पिछले 70 सालों में इंडिया ने अपनी ग्लोबल एमिनेंस खो दी है हमारे पुअर लेजिस्लेशन एंड पॉलिटिक्स की वजह से। जो नए पोर्ट्स हैं, इंडिया ने जब भी उनको स्टैब्लिश किया इंडिपेंडेंस के बाद,
चाहे वो डोमेस्टिक पोर्ट्स रहे हों या फिर ईरान में चाबहार पोर्ट, ये काउंटर इफेक्टिव ही रहे हैं, हम इनका फायदा नहीं उठा पाए। हमारा विजन डेफिनेटली क्लियर नहीं था। जो शिपिंग इंफ्रा है उसका फायदा ज्यादातर फॉरेन शिपिंग लाइनर्स उठाते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनल इंफ्रा है, रेल रोड कनेक्टिविटी, वो बेहतर है ही नहीं। अगर हम इंडिया के शिपिंग सेक्टर का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर अपने पोर्ट्स को डेवलप करके उन्हें कनेक्ट करना होगा हिंटरलैंड से, इंडिया के बाकी हिस्सों से। हमें चाहिए कि हम रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब्स को भी बेहतर करें। ऐसे पोर्ट्स जो लोकल लेवल पर पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दुनिया को भेजें कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो हमारा ऑन शोर इंफ्रा है और समंदर का जो इंफ्रा है वो बेहतर हो। हमारे पास अच्छे पोर्ट्स होंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। सागरमाला, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, यह हमें एक नई उम्मीद देता है, जहां पर हम लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है। पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे और कोस्टल कम्युनिटी को भी डेवलप करेंगे। ऐसे प्रयासों के साथ निश्चित ही हम शिपिंग सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। जो शोर फ्रंट है, हमें उसे बेहतर करके जो डोमेस्टिक कैरिंग कैपेबिलिटी है, जो हमारा शिपमेंट ट्रेड है, उसे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। हमें शिप बिल्डिंग, रिपेयर और ओनरशिप पर फोकस करना होगा। इंडिया में शिप ओनिंग स्पिरिट खत्म हो गई है। हम ज़्यादातर जो फॉरेन शिप ओनर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। हमें इस टेंडेंसी को खत्म करना होगा। नेशनल शिपिंग बोर्ड ये एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत, जहां पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग इसके मेंबर हैं। तो इस एनएसबी को क्वेश्चन करना चाहिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग से कि कैरिंग कैपेसिटी देश की कैसे बेहतर की जा सकती है, हम कैसे ज़्यादा ट्रेड इंश्योर कर सकते हैं। सागरमाला को कोस्टल कम्युनिटीज़ को भी एक साथ लाना होगा ताकि वो शिप ओनर्स बन सकें। जो यंगस्टर्स हैं कोस्टल रीजन में, हमें उन्हें शिपिंग के इस पूरे सेक्टर में इन्वॉल्व करना होगा, इन बिजनेसेस में इन्वॉल्व करना होगा। सागरमाला को चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को इस इनिशिएटिव के जरिए स्ट्रॉन्ग करें और शिपिंग सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ को इंश्योर करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन इशू है उसके ऊपर है। यहाँ पर देखिए मैप दिखाया गया है, ये है श्रीलंका और ये है इंडिया। यहाँ पर है पार्क स्ट्रीट और यहाँ पर बनता है इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर बनता है इंडिया और श्रीलंका का। अक्सर इंडिया के जो मछुआरे हैं वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं और फिर जो श्रीलंका की नेवी है उनके द्वारा कई बार उन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस बार 4 मछुआरों को मार दिया गया, ऐसा श्रीलंका की नेवी के ऊपर आरोप है। जिन 4 फिशरमैन की जान गई है उनमें एक श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी भी थे। परिवार के लोगों का यह कहना है कि श्रीलंका की नेवी ने उन्हें जानबूझकर मार दिया, जबकि श्रीलंका की नेवी का यह कहना है कि जब वो भागने का प्रयास कर रहे थे तो उनका ट्रॉलर यानी कि नाव वेसल से टकरा गई और वो डूबकर मर गए। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सख्त आपत्ति जताई है श्रीलंका के अथॉरिटीज के सामने। श्रीलंका ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन भी किया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। अभी देखिए 1 महीने का समय ही हुआ है जब ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज में इंडिया और श्रीलंका ने बातचीत को रिज्यूम किया। 3 साल से ये बातचीत बंद थी और उसके 1 महीने बाद ही ऐसी दुखद घटना हमारे सामने आ गई। इंडिया ने श्रीलंका के सामने इस कमेटी में बात रखी थी कि जो इंडियन फिशरमैन हैं उन्हें जल्दी रिलीज कर दिया जाए अगर वो श्रीलंकन वाटर में चले गए हैं तो, और उनकी बोट्स को भी छोड़ दिया जाए। श्रीलंका की जो अथॉरिटीज हैं वो कई बार फिशरमैन को तो छोड़ देते हैं बट उनकी बोट्स को नहीं छोड़ते, तो उनकी आजीविका का साधन खत्म हो जाता है। श्रीलंका ने यह कहा कि इलीगल फिशिंग होती है इंडियन फिशरमैन के द्वारा उनके वाटर्स में। जब कुछ साल पहले इस वर्किंग ग्रुप को बनाया गया था तो उद्देश्य ये था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में वायलेंस ना हो, फिशरमैन के मुद्दे को अच्छे से डील किया जाए और एक हॉटलाइन को स्टैब्लिश किया जाए इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स के बीच में। अनफॉर्चुनेट है कि ये हॉटलाइन अभी तक स्टैब्लिश नहीं की जा सकी है। जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रिक्वायर्ड था वो अभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जो एक बात चली थी कि हम निगोशिएट कर लेंगे, सीधे सीधे बातचीत कर लेंगे फिशरमैन्स के बीच में दोनों साइड से, वो मुद्दा भी इस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सका है। श्रीलंका ये चाहता है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो इंडिया और श्रीलंका की जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके माध्यम से, और जो अनसस्टेनेबल फिशिंग है तमिलनाडु के फिशरमैन के द्वारा उसे पूरी तरीके से बंद किया जाए, जिसमें बॉटम ट्रॉलिंग भी आता है, जिसमें एकदम जमीन से लेकर एक जाल बिछाया जाता है, तो इसे भी रोका जाए। इंडिया चाहता है इन सभी चीज़ों को फेज्ड मैनर में किया जाए, श्रीलंका चाहता है तत्काल प्रभाव से किया जाए। तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस बात को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं होते कि स्टेट के जो फिशरमैन हैं वो इंडिया और श्रीलंका के मुद्दे में एक बहुत बड़ा इशू रेस करते हैं।
ना ही इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो श्रीलंका के वाटर में इंडियन फिशरमैन कई बार एंटर कर जाते हैं, ये एक्चुअली में ट्रॉलर ओनर्स की वजह से होता है, जो पुअर एम्प्लॉइज को फोर्स करते हैं कि वो समंदर में ज्यादा गहरे जगह पे जाकर ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ें। यहां पर देखिए अभी तक कोई पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं निकल पाया है, लेकिन हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हम इस तरीके से अपने फिशरमैन की जान नहीं गंवा सकते। हमें चाहिए कि हम ऑर्डरली शेयरिंग करें और जो रिसोर्सेस हैं उनका सही तरीके से दोनों साइड के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एनबीएफसीज के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से इसे जोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो रेगुलेशंस लेकर आएंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। ये काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, क्योंकि अभी तक एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को काफी ज्यादा आजादी हुआ करती थी। देखिए कॉमन टर्म्स में एनबीएफसीज बैंक से इस प्रकार से अलग हैं क्योंकि एनबीएफसीज डिपॉजिट नहीं लेते, वो केवल लेंडिंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहते हैं। अभी बात चल रही है कि एनबीएफसीज को बैंक्स की तर्ज पर ही रेगुलेट किया जाएगा। ये एक बिगेस्ट ओवरहॉल होगा। 1997 में एक घटना घटित हुई थी जब सीआरबी ग्रुप, जो कि उस समय एक एनबीएफसी हुआ करता था, उसने हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट लिए। फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करके खूब सारे पैसे इकट्ठा किए। उनका प्लान ये था कि वो बैंक का लाइसेंस लेंगे। वो म्यूचुअल फंड कंपनी भी बन चुके थे। नाउ दे वर टारगेटिंग टू बी अ बैंक। लेकिन वो ऐसी जगहों पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे जहां से रिटर्न्स नहीं आ रहे थे। तो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट वापस करने के लिए उन्होंने वापस से बोरो किया और वो इस बोरोइंग ट्रैप में फंस गए और ये जो एनबीएफसी था वो कोलैप्स कर गया। उस समय पार्लियामेंट ने आरबीआई को एम्पावर किया कि वो इस पूरे मेस को फिक्स करने के लिए एनबीएफसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाएं। अब देखिए एक बार फिर से उसी तरीके से रेगुलेशंस की बात चल रही है। 1997 के बाद बड़े स्केल पर रेगुलेशंस की बात एनबीएफसी के लिए वापस से चल रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम का स्केल बदल गया है। एनबीएफसीज की बैलेंस शीट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लगभग 25% ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट, जो कि काफी बड़ा है। 2010 में ये बैंक से कंपैरिजन में जस्ट 12% हुआ करते थे। न्यूमेरिकल टर्म्स में ये डबल कर गए हैं। 2015 में इनकी बैलेंस शीट 20.7 लाख करोड़ की थी, जो बढ़कर 49.2 लाख करोड़ की बन चुकी है 2020 में। ये ग्रोथ एनबीएफसी संभवतः इस वजह से भी अचीव कर पाए हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी लोन देने को लेकर, माइक्रो फाइनेंस में या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिसकी वजह से वो कई तरीके के रिस्क भी ले लिया करते थे, जिसका रिजल्ट हमें आईएलएनएफसी में देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि एक एनबीएफसी था, वो काफी ज्यादा समस्या में आ गया 2018 में और उसने अपने कई सारे पेमेंट्स को डिफॉल्ट किया। बिल्कुल उसी समय दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी समस्या में आ गया था। तो ऐसे बड़े एनबीएफसीज के लर्च में आने की वजह से, समस्या में आने की वजह से अब बातचीत चली कि आरबीआई को एनबीएफसीज के ऊपर वापस से अच्छे रेगुलेशंस लाने चाहिए। आरबीआई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था, उसे एक बैलेंस स्टैब्लिश करना था कि वो तेजी भी दिखाए और कोई रिस्क ना क्रिएट होने दे पूरे फाइनेंशियल मार्केट में। उन्होंने एक 4 टियर्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें जो स्मॉल एनबीएफसीज हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेजर्स फेयर की पॉलिसी अपनाई जाएगी, मतलब अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी। जो मीडियम साइज के एनबीएफसीज हैं वहां पर जो आर्बिट्रेज होता है, मतलब उनके एसेट को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेच देना ताकि जो मार्जिन में फायदा मिलता है वो ले लिया जाए। तो एनबीएफसीज और बैंक्स के बीच में जो आर्बिट्रेज होता है उसे ब्लॉक किया जाएगा ताकि वो खतरे में ना पड़े और एक स्मूथनेस बनी रहे। जो बड़े एनबीएफसीज हैं उनमें बैंक लाइक रेगुलेशंस इंपोज किए जाएंगे। कैपिटलाइजेशन, गवर्नेंस, मॉनिटरिंग नॉर्म्स बिल्कुल बैंक्स की तर्ज पर होंगे। एक टॉप टियर भी बनाया गया है। वहां पर कुछ एनबीएफसीज को तब रखा जाएगा जब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क पोज करेंगे, नहीं तो इस स्लैब को छोड़ा जाएगा। कोई एनबीएफसी ज्यादा खतरे में डालेगा फाइनेंशियल सिचुएशन को, तो उसे टॉप स्लैब में डाल दिया जाएगा। तो एक 4 टियर स्ट्रक्चर तैयार किया गया है यहां पर आरबीआई के द्वारा, ताकि हम एनबीएफसीज को समस्याओं से बाहर निकाल सकें। बैंकिंग सेक्टर की अपनी समस्याएं हैं, पीएमसी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, इसमें जो हमने प्रॉब्लम्स देखी, इससे ये क्लियर हो रहा था कि एनबीएफसीज और बैंक दोनों को ही रीबूट करने की जरूरत है ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल सिस्टम में बेहतर कर सकें। तो संभावना यह है कि इन रेगुलेशंस के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं एनबीएफसीज के द्वारा, जो बैंक्स नहीं दे सकते, हम उन्हें जल्दी ही फॉर्मलाइज कर लेंगे। इससे जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है पोस्ट कोविड एरा में, उसमें किसी भी प्रकार का हिंड्रांस क्रिएट नहीं होगा, कंस्ट्रेंट्स नहीं आएंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।